पेशावर के करीब मथुरा गांव में सुबह का आगाज मामूल की तरह ही हुआ। फिजा में अजान की आवाज गूंजी। फिजा में उभरती मौजिन की नर्म और पुरसोस आवाज ने मोमिनीन की रूह को सरशार कर दिया। अजान की आवाज के साथ ही सबसे से घिरे हुए कच्चे पक्के मकानात में हलचल शुरू हो गई। कोई रब के बुलावे पर लब्बैक कहने लगा तो कोई बावर्ची खानों की जीनत बन गया। कहीं से झाड़ू की आवाजें आ रही थी तो कहीं बच्चों की नींद में डूबी सरगोशियां। घरों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था और साथ ही कहवे की इश्तिहार अंगेज खुशबू फिजा में बिखरी हुई थी। बच्चे स्कूल बैग लटकाए गांव की पगडंडियों से उछलते कूदते स्कूल की जानिब और बड़े खेतों में की गर्ज से रवा दवा थे, तो कोई अपनी दुकानों के शटर उठाए चीजों को तरतीब दे रहे थे। गर्ज हर जी रूह अपने मामलात में मगन जिंदगी का पता दे रही थी। इस सबसे जरा फासले पर कदीम और जदीद इम्तियाज की तर्ज पर बनी खान हवेली में मामूल से हटकर चहल पहल थी। नाश्ते की मेज पर नाश्ते की मुख्तलिफ लाजाइमात और कहवे की इश्तिहार अंगेज खुशबू चार सू फैली हुई थी। छुरी कांटों की आवाज के साथ बीजान की आवाज नाश्ते के दौरान छाए सकूत में खलल का बाइस बन रही थी, जो आज नाश्ते के साथ साथ वक्फे वक्फे से मुलाजमीन को हिदायत दे रही थी। बीजान नाश्ते से भरपूर इंसाफ करते हुए सियाम को करती हत्ता के नाचार आगा जान को बोलना करा, नेक वक्त आप खुद भी और बच्चों को भी सुकून से नाश्ता करने दें, बाकी सारे काम और हिदायत बात के लिए छोड़ दें। आगा जान के टोकने पर भी जान हफ्फत ज़दा तासुरात लिए चाय पीने लगी। इस हवेली का उसूल था कि खाने की मेज़ पर आगा जान को बिल्कुल खामोशी दरकार होती थी। नाश्ते से फरागत पर सब ख़वातीन अपने कामों में मसरूफ़ हो गईं और बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जबकि बड़े ऑफिस चले गए। मर्दों में सिर्फ सियाम ही था जो बीजान के पास बैठा इनकी हिदायत सुन रहा था, जो इनकी आने वाली नवासी नवासी के बारे में थी, जिनकी आज अमेरिका से फ्लाइट थी, जिनको लाने की जिम्मेदारी सयाम के नाजुक कंधों पर थी। मीज़ान अपनी अमेरिकन पलट नवासी प्लस नवासी की फिक्र में खुद तो गुल रही थी, मगर साथ में बेचारे सयाम को भी जबरदस्ती घसीट रही थी। बीजान का हिदायतनामा रुकता हुआ न देख सियाम ने एक गहरी सांस भरी और सोफे को छोड़ बीजान के कदमों में बैठकर इनका हाथ थाम कर तसल्ली भरा दबाव देते बोला, मेरी प्यारी बीजान, आपको फिक्र में घुलने की जरूरत नहीं है। मैं वक्त से पहले एयरपोर्ट पर आपकी लाडली नवासी और नवासे को लेने पहुंच जाऊंगा। बेटा बस किया करो, पहले बच्चे पहली बार आ रहे तो इसीलिए परेशान हो रही हूँ। बीजान बेबसी से बोली, बस जल्दी से खैर से घर आ जाए ताकि मेरी जान को भी सुकून आए। बीजान इंशाअल्लाह सब ठीक ही होगा, मेरी जिम्मेदारी है इनको सही सलामत आपके हुजूर पेश करना। अगर खादिम से कोई भी कोताही सरजद हो तो आपके कदमों में सर। लहजे में शरारत का अंसर वाज़ेह था। चल हट, खादिम का कुछ लगता। बीजान ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी थपकी इसके कंधे पर दी। जवाबन इसने बीवी जान के हाथ का बोसा लेकर आंखों से लगाया। बीजान इसकी इस अदा पर सरशार होकर पुरसुकून हो गई। पेशावर, ख्वाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वक्त 4 बजे। सियाम अपने कॉल के मुताबिक वक्त से पहले ही पहुंच चुका था। फ्लाइट की लैंडिंग का ऐलान हो चुका था। वो अब महुए इंतजार था कि कब इसके मेहमानों की तशरीफ आवरी हो और इसके साथ ही इसकी जान की खुलासी भी। इसके चेहरे पर वाज़ेह थकन दिख रही थी। वो सुबह बीजान की तसल्ली करवा कर ऑफिस में ज़रूरी काम निपटा कर वक्त से पहले इन्हें लेने आ गया था, मगर यहाँ तो इन सब मुसाफिरों के निकलने के बाद भी इनका नामो निशान ना था। अब इसे मजीद इंतजार से कोफ्त होने लगी थी। वो बीजान को फ़ोन करने ही लगा था कि अचानक एक सिनफ़े नाज़ुक इसके गले आ लगी। अभी वो इस इब्तिदा से ना संभला था कि वो वजूद इसके हाथ में हाथ डाले अपना तारुफ करवाने लगी। सियाम ब्रो, मैं मिन्हल फैयाज़, आपके फूफो की बेटी, और ये मेरा चैम फ़ाहिम फ़याज़। सियाम ने गैर महसूस अंदाज़ में इसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और एक गहरा साँस खींचकर अपनी धड़कनों को इत्तेदाल पर लाया, जो पहली बार किसी सिनफ़े नाज़ुक के इस कदर क़ुर्बत पर 100 की स्पीड पर थीं। अपनी कुछ देर कब्ल हुई हालत को कंट्रोल करने के बाद वो अपने साथ खड़े राहिम से बगलगीर हुआ। ड्राइवर को सामान उठाने के लिए श्याम ने चेहरा पीछे की जानिब किया तो इसके लबों पर धीमी मुस्कान को देखकर सटपटाया। चेहरे पर हाथ फेर कर छाई खफकी को मिटाने के लिए रोक डालने की एक नन्ही सी कोशिश की, मगर बेड़ा गर्क। इसकी हर किसी से घुलने मिलने की आदत के बायस कोई भी इसके रोक में नहीं आता था। खैर से इनका सारा सामान गाड़ी में रखकर गांव की तरफ गामजन हुए, जहां बीजान अपनी औलाद के लिए इनकी राह में दीदे फर्श थी। बस एक बैंड बाजे की ही कमी थी। बीजान की हिदायत के मुताबिक सब अफराद इनकी लाडली नवासे के इंतजार में थे। हवेली के बाहर गाड़ियां रुकने पर टायरों के चरचराने की आवाज
फिज़ा में गूंज उठी। मिन्हल फयाज़ जो सारे रास्ते तस्वीर से अपना फ़ोन भरती हुई आई थी, खान हवाली को देखकर मसमसाइज हो गई। वसी रुतबे पर फैली ये खान हवेली गाँव से ज़रा फासले पर तामीर हुई थी, जहाँ गाँव की निस्बत गलियाँ कुशादा और पक्की बन चुकी थी, मगर किनारे पर खड़े पुराने दरख्त यहाँ के वक़ार को कायम रखे हुए थे। खान हवेली के कदीम नक्शो-निगार को जदीद हाथों की कारीगरी ने चार चाँद लगा दिए थे। हवेली का बाहरी लोहे का गेट दूर से ही आने वालों को अपनी शान-ओ-शौकत का गर्विदा करने की सलाहियत से भरपूर था। दरवाजे पर कदीम और जदीद नफीस नक्शो-निगार का मिलाप था। इसके सामने पथरीली रूज थी, जिसके इख्तिताम पर लकड़ी का भारी भरकम दरवाज़ा अंदरूनी हिस्से का आगाज़ था। दरवाजे के ऊपर लकड़ी का बना हुआ झरोखा था, जिसमें तरशीद कदीम तर्ज की जालियाँ लगी हुई थीं, जहाँ से कभी किसी ज़माने में हवेली की औरतें बाहर का मंज़र देखा करती थीं। अंदर दाखिल होते तो वसी लाउंज में फर्श पर चमकदार पत्थर लगे थे। बुलंद छत दीवारों पर नक्शो-निगारी के साथ-साथ कई पुरानी पेंटिंग्स, फ्रेमशुदा कुरानी आयात, खताती और तलवार आवेज़ा थीं, जबकि रोशनी के लिए जदीद फ़ानूस, छुपी हुई लाइट्स और मशालें नस्ब थीं। गर्ज़ यहाँ की हर चीज़, चाहे फर्नीचर हो या डेकोरेशन पीस, यहाँ के मकीनों के ज़ौक़ और महारत का जीता-जागता सबूत थी। इसके सबब कमरे के एक तर्ज के बने हुए थे, जो देखने पर ऐसा तासुर देते थे जैसे माज़ी और हाल एक-दूसरे से हाथ मिलाए हुए हों। मर्दान खाना भी इसी तर्ज का था, जिसके सामने वसी सहन था, जिसमें लगे हुए पौधे और दरख्त कुदरती फ़िज़ा में साँस लेने का मौका देते थे। फर्श पर चमकदार पत्थर लगे थे, मगर बीच में एक पुराना फव्वारा था, जिसकी हल्की मधुर मौसीकी जैसी आवाज़ खामोशी में घुल जाती थी। यह हवेली फ़कत एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था अपने पुरखों की विरासत और अमानत का। एक अनोखा एहसास था, जिसे कदीम दौर ने जदीद सहूलतों को अपना कर हूँ अपना वक़ार कायम रखा हुआ था। मिन्हल की महुवत को भी जान की जज़्बात से लरज़ती हुई आवाज़ ने तोड़ा। मिन्हल अपना यूँ इर्द-गिर्द से बेगाना होने पर शर्मिंदा हुई और बीजान के गिर्द अपने बाजुओं का इज़हार बनाते हुए इनकी पेशानी पर लब रखे। फ़रहत जज़्बात से बीजान की आँखें नम होती देखकर आगा जान को बोलना पड़ा। नेक बख्त, हम भी राहों में पड़े हैं, हमें भी मिलने दें। ईजान झेप कर इनसे अलहदा हुई और राहिम को अपने गले लगाया, और मिन्हल ने आगे बढ़कर यही अंदाज आगा जान के साथ अपनाया, जिससे आगा जान समेत वहाँ पर सब लोग साकित हुए, क्योंकि आज तक इन्होंने अपनी किसी भी पोती को यूं गले लगाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि किसी को खुशी के मौके में वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके सर पर हाथ रख देते थे, और ना ही आगा जान की रौबदार शख्सियत के सामने किसी की हिम्मत हुई थी। मिन्हल पहली लड़की थी जो ये जुर्रत कर चुकी थी, और आगाजान के हाथ भी मैकेनिकी अंदाज में इसे अपने हिसार में ले चुके थे। वो दोनों बहन-भाई बाकी अपने मामू-मामियों से गले मिले, और सबके लिए ये एक अनोखा एहसास था, क्योंकि आज तक किसी मर्द ने यूँ अपनी बेटियों को गले नहीं लगाया था। एक झिझक थी जो वो अपनी औलाद के दरमियान कायम किए हुए थे। मिन्हल की निस्बत राहिम शाइस्ता तबीयत का मालिक था, इसलिए सिर्फ खामोशी से ही सबका जायज़ा ले रहा था। मगर मिन्हल तो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। मिन्हल के पूछने पर नौजवान नस्ल के तारुफ का बेड़ा भी जान नहीं उठाया। मिन्हल तुम्हारे बड़े मामू मानी राहिम और खतीजा के बच्चे जुनाइशा, जायशा, यूशा अभी ज़रूरी कॉल सुनने गया है। मिन्हल इनसे गले मिली और राहिम ने सलाम लेने के लिए हाथ इनके सामने किया। वो दोनों सबके सामने जुर्रत पर नज़रें चुराती हुई सर को खम देते हुए जवाब दे गए। राहिम हाथ ना मिलाने पर हुई शर्मिंदगी को मिटाने की खातिर सलाम के लिए उठाया हाथ बालों में फेर दिया। ये सुलेमान और किरण के बच्चे सियाम और लाला रुख हैं। सियाम ने तो मिन्हल की पेशकदमी से पहले ही अपना हाथ आगे कर दिया, कहीं फिर से गले न लग जाए। खामखा इसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। राहिम ने इस बार ज़बान से ही सलाम लेने में आफ़ियत जानी। सबसे छोटे मामू और मुमानी अरसलान और सलमा के बच्चे किनान और किंज़ा से मिलकर वो वापस भी जान के पहलू में आ बैठे। सब कुछ गप्पों में मशगूल थे, तभी यूशा के अंदर आने पर सब नहीं इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। आगाजान के इशारे पर वो इनके पास जाकर खड़ा हुआ तो आगाजान ने इसके गिर्द अपना हाथ फैलाकर इसका तारुफ करवाया। बच्चों, ये इस हवेली का सबसे बड़ा बेटा और हमारा लख्त जिगर युशा यूसुफ खान है। राहिम खुशदिली से इससे गले मिला तो मिन्हल ने सलाम के लिए अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। राउस में एक बार फिर सुकूत छा गया, क्योंकि मिन्हल से बाकी दो लड़कों ने हाथ मिला लिया था, मगर ये यूशा यूसुफ था। किसी के लिए भी अपने उसूल नहीं बदला करता था। सब मुंतज़िर थे कि अब यूशा इस सिचुएशन को कैसे डील करेगा। इससे सबकी नज़रें खुद पर महसूस की और आगाजान की तरफ देखा, जो इशारे से इसे हाथ मिलाने का कह रहे थे। मिनल हूनहू अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाए हुए खड़ी थी। युषा ने इसके हाथ पर एक निगाह डाली, पुष्ट पर रखे दाएं हाथ को आगे लाकर अपने दिल के मकाम पर रखा और सर को सरा सा खम देकर इसके सलाम का जवाब दिया।
मिनल की हैरत ज़दा आँखें अपना खाली हाथ देख इसके चेहरे की जानिब उठी, जो नज़रें झुकाए हुए इसी की तरह खड़ा था। कोई और लड़की होती तो इसकी इस अदा पर दिल हार जाती, मगर मिनल को ये अपनी बेइज्जती लगी और वो अपना हाथ वापस खींचकर शर्मिंदगी से लब काटने लगी। पीचान ने नाराज़ नज़रों से यूशा को देखा और मिनल को अपने पास बुलाकर फिर से बातें करने लगी। मिनल, जिसे ठीक से उर्दू बोलनी नहीं आती थी, मगर समझ लेती थी, इसलिए वो इंग्लिश में ही इनकी हर बात का जवाब दे रही थी, जिसे राहिम ट्रांसलेट कर रहा था। मिनल ने यहाँ बैठे-बैठे तय कर लिया था कि वो जल्द उर्दू सीखेगी, ताकि इसे यहाँ मुश्किल ना हो। राहिम साहब ने इनके आराम का ख़्याल करते हुए बीजान को मुखातिब किया। बीजान, बच्चे तवील सफ़र से आए हैं, इन्हें आराम करने दें, बाकी बातें बाद में रख लें। बीजान ने बेटे की बात से इत्तेफ़ाक करते हुए इन दोनों को आराम करने का कहा। जाओ रुख बेटा, आप मिनल और कनान, आप राहिम बेटे को इनका कमरा दिखा दें। रात के खाने पर मिलते हैं। बीजान ने दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। वो दोनों आराम करने अपने-अपने कमरों में चले गए। वसी डाइनिंग रूम में दरमियान में लगा फानूस और जलती हुई मशालें रात को रोशन और सहर अंगेज बना रही थी। दरमियान में रखी हुई लकड़ी की लंबी मेज, जिस पर सफ़ेद दस्तरखान बिछा था, कुर्सियों पर सब बड़े अफराद बैठे थे। मेज़ पर खाने में मुख्तलिफ अनवाद इकसाम तरतीब से चुन लिए गए थे। खाने की इश्तहार अंगेज खुशबू भूख को मज़ीद बढ़ा रही थी। सबके बैठ जाने पर आगाजान ने खाना खाना खाने का हुक्म दिया। लम्हे भर के लिए खामोशी रही, फिर खामोशी में छुरी-काँटों की हल्की-सी आवाज़, प्लेटों की जंबिश और चीज़ें एक दूसरे को पकड़ने का अमल, मुसलसल सरगोशियाँ, सब मिलकर माहौल को बावकार और पुरसुकून बना रहे थे। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद खुशबूदार कहवे का दौर चला। सब एक हसीन शाम साथ गुजारने के बाद अपनी आरामगाहों में चले गए। सुबह का आगाज़ मामूल की तरह ही था। आज इतवार के बाईस छुट्टी थी, तो इसी वजह से आगा जान की तरफ से सबको अपनी-अपनी मर्ज़ी करने की छूट थी। जबकि बड़े सब काम से फ़ारिग होकर कैफ़े की चुस्कियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए गपशप कर रहे थे। मर्द हज़रात मर्दान खाने में थे। बीजान, आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों को यहाँ के रहन-सहन के बारे में बताना चाहिए? खदीजा बेगम अपनी दोनों देवरानियों की तरफ देखते हुए बोलीं, साथ इशारे से इनकी राय माँगी। दोनों भी इसी की दोनों भी इसी की हमख़याल थीं। कल जिस तरह मिनल की ड्रेसिंग थी, बैगी पैंट के ऊपर टॉप और गले में बराए नाम मफलर, यहाँ इस तरह की ड्रेसिंग अच्छी नहीं समझी जाती थी। वो तीनों भी जान के जवाब की मुंतज़िर थीं। बहू, वो बच्चे अमेरिका से आए हैं, तो मुनासिब नहीं लगता इन पर रोक-टोक करना, और वो भी यहाँ के रीत-रिवाज से नाबलद हैं। अब यहाँ रहेंगे तो माहौल को देखकर खुद इसमें ढल जाएँगे। अगर हम कहेंगे तो हो सकता है इन्हें लगे हम इन पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। राहिमा ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। तुम सबको भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वो यहाँ रहना चाहते हैं, इन्हें रहने देना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही समझ जाएँगे। बीजान का हतमी फैसला था। बीजान अपने तख़्त पर बैठी ऊन का स्वेटर बुन रही थी और तीनों ख़वातीन बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थीं। सुनाइशा को मेज़ पर बैठे देखकर सना बेगम ने इसे बाकियों को भी उठाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद सब मेज़ के गिर्द बैठे नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मुमानी, क्या मैं अपने लिए कॉफ़ी बना सकती हूँ? मिनहल के लहज़े में फ़ितरी झिझक थी। अरे बेटा, इससे पूछने की क्या ज़रूरत है? ये तुम्हारा अपना ही घर है, जो दिल चाहे करो। बल्कि हमारा यूशा बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। आप पियोगी तो इसकी गर्विदा हो जाओगी। जाओ बेटा, बहन के लिए कॉफ़ी तो बना दो। खतीजा बेगम ने हैरत तारीफ़ के साथ इसे ऑर्डर भी दिया। यूशा हैरत अंगेज़ भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था। क्या आया इसने जो सुना, क्या वाक़ई इसकी माँ यूशा यूसुफ़ खान को कॉफ़ी बनाकर देने के लिए कह रही थी? जबकि जानती थी कि वो अपने अलावा किसी पर ही करम नवाज़ी नहीं करता था। इसके चेहरे पर लिखे साफ इनकार को देखकर इन्होंने बेचारगी भरी नज़र डाली, जैसे कह रही हों, बेटा, माँ की इज़्ज़त रख लो। नाचार इसको अपनी अमरीकन पलट कज़न के लिए किचन का रुख करना पड़ा। वो ट्रे उठाए मेज़ की जानिब आया और एक मग मिनहल के सामने रखकर दूसरा हाथ में लिए बाहर का रुख किया। अभी इसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि मिनहल की आवाज़ पर अचंभे से इसकी तरफ मुड़ा। आँखों में वाज़ी हैरानी और बेयकीनी थी। इसको यूँ अपनी तरफ देखकर वो इसे यकीन दिलाने के अंदाज़ में बोली, "युशे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इससे ज़्यादा मज़ेदार कॉफ़ी नहीं पी।" इसका युशा को यूँ बेतकल्लुफ़ी से नाम लेकर मुख़ातिब करना, वहाँ मौजूद लोगों ने युशा के तासुरात देखकर मुश्किल से बेसाख्ता उमड़ने वाली हँसी को कंट्रोल किया। युशा ने सर के खम देकर इसकी तारीफ़ कबूल की और वहाँ से चला गया।
اس کے اس طرح خاموشی سے جانے پر منہل پھر سے گویا ہوئی۔ تمہارا یہ کزن بولتا نہیں؟ کل سے میں نے اسے ایک لفظ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ ویٹ، یہ میوٹ پرسن ہے؟ اس کی افسردگی سے کہنے پر سیام نے کہکا لگایا، باقی سب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اب سیام اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا کہ بی جان نے منہل کو اپنے پاس بلا کر اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ منہل سب سے ہٹ کر بی جان کے پاس چلی گئی۔ بی جان نے اسے اپنے حصار میں لے کر نرمی اور سلیقے سے سمجھایا، بیٹا، آپ یہاں سب لڑکوں کو نام سے نہیں لالا کہہ کر بلائیں گی، مگر بی جان، میں تو راہم کو نام سے بلاتی ہوں۔ بیٹا، اب سے تم سب کو لالا کہو گی۔ اوکے بی جان، جیسے آپ کہیں۔ اس نے اپنے بازوؤں کے گرد لپٹاتے ہوئے کہا، یہ سمجھداروں والی بات تھی۔ بی جان نے فوراً بات ماننے پر اس کی پیشانی چوم لی۔ چلو، سب سے بات چیت کرو تاکہ تمہیں سب کو جاننے کا موقع ملے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا تردید کہہ دینا۔ اوکے بی جان۔ وہ ایک پیاری مسکراہٹ دے کر واپس اس سب کے پاس چلی گئی تھی۔ سب لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھ کر لیڈو کھیل رہی تھی، تبھی رخ نے منہل سے پوچھا، دیدا، پھپھو سا آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ارے میری پیاری گڑیا، ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اگر مجبوری نہ ہوتی۔ کیسی مجبوری؟ زوئی بھی گفتگو میں شامل ہوئی۔ جس اسپتال میں بطور ڈاکٹر ڈیوٹی کرتی ہوں، وہاں روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس آیا تھا جس میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی فیملی مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوا دی تھی۔ پھر پولیس نے کیا کیا؟ کنزا کا انداز تجسس بھرا تھا۔ یوشا جو کسی کام سے اندر آیا تھا، پولیس کا ذکر سن کر ٹھہر گیا۔ ہونا کیا تھا؟ پولیس آئی اور مجھے لے گئی۔ موم ڈیڈ کو بھی انفارم کر دیا۔ اس کیس پر ریسرچ ہوئی، کیس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ مریض جب لایا گیا تھا تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہی سانس بند ہو گئی۔ ہم نے کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مگر ہم نے کون سا خود مارا تھا؟ تو پولیس نے مجھے واپس گھر بھیج دیا۔ قانونی کارروائی ہوئی، کیس بند ہو گیا، مگر اس کے بھائی نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا۔ بس اسی ڈر سے ماما نے ہمیں یہاں بھیج دیا، 1-2 ماہ کے لیے، تاکہ وہ سب بھول جائے اور سب پھر ٹھیک ہو جائے۔ میں تو اسے وہیں رہ کر اچھا سبق سکھانا چاہتی تھی، مگر ماما کے ڈر کی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ سب بتانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے سبق نہ سکھانے کا کتنا رنج ہو۔ یوشا بات ختم ہونے پر وہاں سے جانے لگا کہ منہل اور عائشہ کی نظر اس پر پڑی۔ لالا، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ عائشہ کے پوچھنے پر وہ کنفیوز ہوا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ پولیس کا نام سن کر وہ آگے کی کہانی جاننے کے لیے رک گیا تھا۔ بروقت بہانہ سوچنے پر گویا ہوا، کل میں فارغ ہوں تو کل سب تیار رہنا۔ بی جان کہہ رہی تھی کہ مہمانوں کو سیر کروانی ہے تو کل کا دن ہی مناسب ہوگا، کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گیا، کیونکہ منہل کی خود پر جمی نظریں اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ منہل جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے جانے پر ہوش میں آئی۔ شکر ہے لالا کی آواز سنی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی بات پر سب مسکرائے۔ نہیں بھائی، ہمارے لالا سب سے پیارا بولتے ہیں، مگر بولتے کم ہیں۔ سب پھر صبح کی پلاننگ کرنے لگے کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ مردان خانے میں سب مرد بیٹھے گفتگو کے ساتھ چائے کے مزے لے رہے تھے، ساتھ میں خشک میوہ جات بھی رکھے ہوئے تھے۔ راہم خاموش بیٹھا سب کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ تب ہی بولتا تھا جب کوئی اس سے کچھ پوچھتا۔ راہم، پھپھو کہہ رہی تھی کہ تم نے ایڈمیشن لینا ہے، اسی لیے تم دیکھ لینا کہ کس میں پڑھنا ہے۔ پھپھو نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بہن کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے یہی لگے کہ تم لوگ صرف کچھ ماہ کے لیے ہی آئے ہو۔ اگر منہل کو بعد میں پتہ چلے تم تو مجھے چھوڑے گی نہیں۔ آپ سب مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ ویسے بھی جتنا اس کا دماغ چلتا ہے نا، جلدی اسے موم ڈیڈ کی پلاننگ کا پتہ چل جائے گا اور پھر شامت مجھ معصوم کی آئے گی۔ راہم کی گھبراہٹ بھرے انداز پر سب کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ بیٹا، آپ نے کچھ چھپانا نہیں، بس خاموشی اختیار کرنی ہے۔ منل بیٹی میری بیٹی ہے، خود سنبھال لیں گے۔ آغا جان نے ہلکے پھلکے انداز میں راہم کو تسلی دی تھی۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے سلگ کر صبح کی سفیدی میں بدل رہی تھی۔ آسمان پر پہلی ہلکی سی شفق تاریکی کو مکمل نکلنے کو تیار تھی۔ موسم میں خنکی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یوشا اپنے کمرے میں کھڑکی سے
हवेली के पिछले जानिब किसी की मौजूदगी महसूस की। इतनी सुबह कौन हो सकता है? देखने के लिए सोफे पर रखी शॉल खुद के गिर्द लपेट कर इसकी जानिब गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिनल को यूं बिना किसी गर्म चीज के वहां देखकर हैरानी हुई। बस दिल चाह रहा था। इससे बिना इसकी जानिब देखे जवाब दिया। आप इस तरह बीमार हो सकती हैं। प्लीज अंदर जाएं। लाला प्लीज, मैं कुछ देर मजीद मौसम में फैली इस खुदकी को महसूस करना चाहती हूँ। इसकी इस फजूल ख्वाहिश पर इसने लबों को भींचा और अपने गिर्द लिपटी शाल को इसके कंधों पर डालकर वापसी की राह ली। इस शाल को अपने गिर्द अच्छे से लपेटती वो चहलकदमी करने लगी। इसे टहलते हुए देखकर पागल का खिताब देते हुए युषा ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। सब्ज कज़न यूशा के साथ पेशावर घूमने निकले। मिनहल की ड्रेसिंग टॉप और जीन्स और खुले बाल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, गले में बराए नाम स्कार्फ और बीजान इसकी हिमायत करना। इस सब से इसका मूड बुरी तरह खराब हुआ, जिसके असरात दौरान सफर सबने देखे। वजह भी सब जानते थे, सिवाय इन दोनों बहन भाई के, जो सबसे बेनियाज होकर हर चीज से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। राही मिनहल का पर्सनल फोटोग्राफर बना हुआ था। सिवाय युषा के सबने इन दोनों बहन भाई की कंपनी को एंजॉय किया। राहिम प्लीज ना आखिरी तस्वीर की तो। मिनहल को राहिम की तस्वीर के लिए मिन्नत करते देखकर सब हंस रहे थे, मगर राहिम ने भी जिद कर ली, क्योंकि हर बार आखिरी कहकर वो इससे ढेर सारी तस्वीरें उतरवाती थी। राहिम के हाथ छुड़ाने पर इसने लड़कियों की तरफ देखा। सबकी नजरें चुराते देखकर इसने कुछ फासले पर खड़े युषा को देखा। फिर सब पर खफकी भरी नजर डालकर वो इसकी तरफ बढ़ गई। युषा ने अपने पास खड़ी मिनल को देखकर दाएं आईब्रो उठाई। अंदाज ऐसा था कि पूछ रहा हो, मदाम अब क्या? इसने भी हिम्मत करके मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाकर असल वजह बताई। इसे गहरा सांस भरा और मोबाइल पकड़कर इसकी तस्वीर उतार दी। अभी वो मजीद की ख्वाहिश करती, इसके फोन समेत वो सबकी जानिब पड़ गया। लाचार इसको भी इसकी तलकीद करनी पड़ी। दिन को ढलते देखकर सबने वापसी की राह ली। गांव पहुंचकर मिनहल की खेतों में जाने की फरमाइश को युषा ने वक्त वक्त नहीं कहकर रद्द कर दिया, मगर मिनहल के उदास होने पर सबके इसरार पर वो इन्हें अपने बाग में ले गया। मिनल तस्वीरें खींचती खींचती सबसे अलग होकर आगे निकल गई। दूर कहीं फिजा में मगरिब की आवाज गूंजी तो युषा ने सबको गाड़ी में बैठने का कहा। मिनहल को ना पाकर रुक ने सबकी तरफ इसकी तवज्जो दिलवाई। राहिम इसकी गैर मौजूदगी से घबरा गया। लाला वो कहाँ चली गई? इसे तो रास्ता भी नहीं पता। राहिम ने इसे फोन करना चाहा, मगर कॉल नहीं लगी, जिससे वो मजीद घबरा गया। लाला, इसका फोन भी नहीं लग रहा। आंखें और लहजा दोनों ही नम थे। परेशान तो सभी थे, मगर राहिम को यूं देखकर मजीद होने लगे। राहिम बच्चे घबराओ नहीं, ये महफूज इलाका है, इसे कुछ नहीं होगा, और फोन में शायद चार्ज खत्म हो गया होगा। तुम सब लड़कियों को घर ले जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसने मौसम में बढ़ती खुनकी के पेश नजर गाड़ी में से शाल ली और सबको घर भेजा और खुद इसे ढूंढने लगा। इर्द गिर्द से बेनियाज मिनहल तस्वीरें खींचने में मगन थी। वो सबसे काफी आगे आ गई थी। दूर खेतों में काम करते हुए लोगों को देखकर खुश हो रही थी। इसे ये सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वो इस मंजर में इतना खो गई थी कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था। लोगों को वापस जाते देखकर इसे भी वापसी का ख्याल आया, मगर वो तो रास्ता ही भूल गई थी कि किस तरफ जाना है। हाथ में कुछ पत्तियों की टहनियां पकड़े वो खेतों के दरमियान बने रास्ते पर चलने लगी। राहिम को कॉल करनी चाहिए तो फोन का चार्ज खत्म देखकर कोफ्त का शिकार हुई। एक आदमी से मुश्किल से रास्ता पूछा, क्योंकि उर्दू जो ठीक से नहीं बोलनी आती थी। जैसे तैसे पूछकर वो इस तरफ चलने लगी, मगर हील्स पहनने की वजह से पाँव दर्द करने लगे, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। बाजुओं को पीछे बांधकर खुद को कोसते हुए वो चल रही थी कि इसे पीछे से किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ। घबराई तो वो पहले ही थी, मजीद घबरा गई। डरते हुए पीछे मुड़ी तो बकरी का बच्चा मजे से हाथ में पकड़ी टहनियों से पत्ते खा रहा था। बकरी के बच्चे को देखकर इसकी चीख निकली और इसने दौड़ लगा दी। वो बच्चा भी इसके पीछे दौड़ पड़ा। इसे अपने पीछे दौड़ता देखकर इसकी तो जान निकल गई और वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाती तेज दौड़ने लगी। पत्तों वाली टहनियां हो न हो हाथ में ही थी। हील पहनने की वजह से इसका पाँव मुड़ा और वो खेतों में जा गिरी। बच्चा भी इसे गिरते देखकर रुक गया। इसे अपने पास देखकर वो गिरे हुए मजीद चिल्लाने लगी। युषा जो इसे ढूंढ रहा था, चिल्लाने की आवाज सुनकर इसी तरफ दौड़ा। इसका दिल कुछ गलत होने की खौफ से बुरी तरह धड़का।
वहां पहुंच कर देखा कि चेहरा हाथों में छुपाए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और बकरी का बच्चा पास ही गिरी टहनी से मजे से पत्ते खा रहा था। आप ठीक है मैडम? जानी पहचानी आवाज सुनकर इसने डरते हुए चेहरे से हाथ उठाया और इस बच्चे को अपने पास खड़े देखकर फिर से चिल्लाई। इसके चिल्लाने पर युषा ने बेसाख्ता कानों पर हाथ रखा और इस नन्हे बच्चे को भगा दिया कि कहीं मोहतरमा खौफ से बेहोशी न हो जाए, और अपनी तरफ शाल का कुछ हिस्सा बढ़ाया। मदाम इसे पकड़कर उठ जाए। इसे नासमझी से अपनी जानिब देखते हुए देखकर बोला, हाउ रूड इंसान अपना हाथ ही तो दे सकता है ना। विनर की इस हरकत पर मुंह ही मुंह में बड़वाई। कुछ कहा आपने? नॉप। मिनहल गिरने की वजह से हाथ पाँव में लगी गीली मिट्टी साफ करने के लिए कुछ ढूंढने लगी, मगर कुछ ना मिलने पर अपने साथ खड़े युषा को देखा। इसने गर्दन नफी में हिलाई और शाल का कोना इसकी तरफ बढ़ाया। इसे साफ कर ले, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसने अपने हाथ साफ किए और एक कदम बढ़ाया तो इसे पाँव में तकलीफ महसूस हुई। क्या आप ठीक हैं? मिनहल के करहाने पर इसने फिक्रमंदी से पूछा। हील से चला नहीं जा रहा। लहजा भरा हुआ था। इसने इसके पाँव की जानिब देखा जहाँ हल्की गीली मिट्टी लगी हुई थी। फिर एक लम्हे की ताकीद किए बिना अपने शूज उतार कर इसकी कदमों में रखे। आप इन्हें पहन लें। इसे यूं अपने कदमों में झुकते देखकर वो झिझक कर पीछे हुई। इसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता देख बोला, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, जल्दी करें, सब मुंतजिर होंगे घर पर। अंदाज रोबदार था। इसके बारूम अंदाज पर इसने अपनी हील उतार कर शूज पहन लिए। युशा ने झुककर एक हाथ में हील्स उठाई और दूसरे हाथ से शाल इसकी जानिब बढ़ाई। इसे लेने ठंड पड़ रही है। इसने भी बिना कोई सवाल किए इसे अपने गिर्द लपेट लिया। युशा मोबाइल की टॉर्च ऑन किए इसके पीछे पीछे चल रहा था कि बेदिहाती में इसके पाँव में कुछ छुपा। इसके मुंह से निकलने वाली सिसकी बेख्तियार थी। मिनहल सिसकारी की आवाज पर इसकी जानिब पलटी। लाला, लाला आप ठीक हैं? क्या हुआ है? इसने जब बिना जवाब का इंतजार किए मोबाइल इसके हाथ से लेकर इसके पाँव के पास बैठ गई। एक हाथ में मोबाइल पकड़े दूसरे से इसका पाँव देखने हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी पीछे हुआ। मेरे पाँव छूना नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। शायद कोई पत्थर या कांटा चुभा हो। फिर भी मुझे जो भी है मुझे एक बार दिखाकर तसल्ली कर लेने दे। कहा है ना कुछ नहीं हुआ, जबकि इसके पाँव में तकलीफ की लहरें उठ रही थी। इसने बामुश्किल ज़ब्त किया हुआ था। ठीक है, फिर आप अपने शूज़ वापस पहन लें और मैं नंगे पाँव चल लूँगी। पागल हो गई हैं आप? मेरे होते हुए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो आप भी लाला, मेरे होते हुए ऐसे नहीं जा सकते। मुझे पाँव देखने दें, क्योंकि आपको कुछ तो हुआ है। अंदाज़ ज़िद्दी और धौंस भरा हुआ था। इसकी ज़िद्दी अंदाज़ को देखकर इसने हार मान ली। देखें, मगर आप मेरे पाँवों को हाथ नहीं लगाएँगी। इसके हाथ ना लगाने वाली बात पर मिन्हल ने इसकी जानिब नासमझी से देखा था। नहीं लगाती, नहीं खाती मैं आपका पाँव। इसके बच्चों की तरह मुँह फुलाकर कहने पर युशा के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। बिना हाथ लगाए इसने देखा, एक कांच का टुकड़ा काफी हद तक अंदर घुसा हुआ था। लाले, कांच का टुकड़ा हमें निकालना होगा। ज्यादा देर अंदर रहना ठीक नहीं है। घर जाकर निकाल लेंगे। लाला, प्लीज जिद ना करें, मुझे निकालने दें प्लीज। इसके मुल्तजी अंदाज से देखने पर इसने इजाजत दी। कांच का टुकड़ा निकलते वक्त तकलीफ की एक लहर इसके वजूद में दौड़ गई, जिसे इसने बामुश्किल जब्त किया। पाँव से निकलते खून को रोकने के लिए इसने अपने गले से बंधा स्कार्फ सख्ती से बांध दिया। वो इसे हवेली से कुछ फासले पर वाक़ई इमारत में ले आया, जहाँ सामने की तरफ 3 कमरे और इनके आगे कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे खुली जगह थी, जहाँ क्यारियों में पौधे लगे हुए थे। इस खुली जगह की दाएं जानिब एक दरवाज़ा था, जिसके अंदर जाएँ तो एक कुशादा हालनुमा कमरा था, जिसकी दीवारों पर नक्श-ओ-निगार और कुरानी आयात कुंदा थी। फर्श पर नरम तबीज कालीन बिछा हुआ था और दीवारों के साथ काऊ तकिए तरतीब से रखे हुए थे। कोने में एक मेज थी जो कहवा और दीगर लजायमात रखने के काम आती थी। ये हुजरा था जहाँ गाँव के मुहज्जिजीन बुजुर्ग गाँव में होने वाले मसाइल को सुलझाते थे। युशा इनमें से एक कमरा जो इसके ज़ेरे इस्तेमाल था के अंदर गया।
अलमारी से अपने कपड़े लेकर शॉवर लेने वॉशरूम में घुस गया। जब वो कमरे से बाहर ना आया तो मिन्हल भी कमरे में चली गई। शानदार कमरा इसके मालिक के ज़ौक़ का बाखूबी अंदाज़ा लगा रहा था। वो शावर लेकर बाहर आया तो कमरे का जायज़ा लेती मिन्हल को मुखातिब किया। आपको कुछ चाहिए था? मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी, तो आप क्या मुझे अपना कोई ड्रेस दे दें? अलमारी से ले लें और जल्दी से तैयार हो जाएँ। ड्राइवर आपको हवेली छोड़ आएगा। वो खुद कमरे से चला गया। कुछ देर बाद वो भी इसका ट्राउज़र और शर्ट पहने बाल तौलिए से लपेटते हुए बाहर आई। इसे इस तरह देखकर इसकी आंखों में नागवारी उभरी, मगर चेहरा पे ताज्जुब था। वो उठा और कमरे में से ब्लैक शॉल लाकर इसके पास रखी। इसे अच्छे से ले लें, आपका यूं बैठना मुनासिब नहीं। इसकी दी शॉल इसने खुद को अच्छे से ढांप ली। बीबी जी, गाड़ी तैयार है, आप आ जाएं। ड्राइवर ने अंदर आकर इत्तला दी। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। लाला आप चलें साथ में। मैं इसको नहीं जानती। मगर मैं जानता हूँ ना। जिद नहीं करो, मुझे काम है यहाँ पर। तो ठीक है, फिर मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। इसका दिमाग तो आपका दिमाग तो जगह पर है। अंदाज पर हम ही लिए हुए था। आप भूल आप भूल रही हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। इसने रोक डालना चाहा। हरकतों से लगता तो नहीं है। वो मुंह में बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने? नहीं। चले, गाड़ी में बैठे। इसे हवेली छोड़कर वो वापस चला गया। मिन्हल इस लापरवाही पर बीजान ने इसे समझाया कि लड़कियों को यूं लापरवाही जेब नहीं देती। 1.5 माह यूं पर लगा कर गुजर गया। मिन्हल की सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। लड़कों में वो सियाम के बहुत ज्यादा करीब थी। मिन्हल के आने से सियाम मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से रोशनास हुआ। सियाम ने बातों ही बातों में ये भी जान लिया था कि मिन्हल के दिल में कोई नहीं है। वो इससे शादी करने का इरादा रखता था। इसका इज़हार इसने अपनी माँ से किया ताकि वो घर में इसके रिश्ते की बात कर सके। राहिम और कनान भी बहस बड़ी बन गए थे। राहिम लाला रुख को पसंद करने लगा, जिसमें मिन्हल इसकी हमराज थी। दोनों बहन भाई खान हवेली की रौनक बन गए थे। सिवाय युषा के सभी इनकी हर उल्टी हरकत को एंजॉय करते। बकौल मिन्हल वो सब शाही जिंदगी जी रहे थे, जबकि अमेरिका में इन्हें हर काम खुद करना पड़ता था और इस लाइफस्टाइल का खूब मजा ले रहे थे। मिन्हल ने वापसी का इरादा किया तो सब टाल-मटोल से काम लेने लगे, मगर इसका इसरार बढ़ रहा था। इसकी जॉब थी, वो अब मज़ीद नहीं रुकना चाहती थी, मगर 2 दिन बाद इसके मॉम-डैड पाकिस्तान आ रहे थे, तो इसने अपनी वापसी का इरादा कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया। वो बेचैनी से अपने वालिदैन की मुंतज़िर थी कि अचानक इसका यहाँ आने का प्रोग्राम कैसे बना, जबकि अब तो इन लोगों ने वापस अमेरिका जाना था। न जाने क्यों इसकी छठी इससे कुछ गड़बड़ होने का एहसास दिला रही थी। यहाँ भी सब वैसा ही था, मगर कुछ था जो बदला हुआ था। इसको वो समझ नहीं पा रही थी। 2 दिन बाद हवेली में खूब चिरागा किया गया था। हर तरफ चहल-पहल थी। हवेली के पीछे कुशादा जगह पर एक स्टेज लगाया गया था। तैयारियां की जा रही थी। हवेली की दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिर को यूसुफ खान के बड़े पोते का निकाह था। 2 दिन पहले ही आगाजान ने सबको आगाह किया कि मिन्हल के वालिदैन के आने पर वो युशा का निकाह करेंगे। किससे करेंगे, ये किसी को मालूम नहीं था, सिवाय बड़ों के जो पूरी राजदारी से निभा रहे थे। मिन्हल सबसे ज्यादा पुरजोर थी कि वो यहाँ का कोई फंक्शन देखेगी। सयाम इस सब से बेखबर था, क्योंकि इसे काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा था। मिन्हल के वालिदैन गुल, राना और उस्मान भी पहुंच चुके थे। सबसे मिलकर अब वो अपने कमरे में दोनों बहन भाइयों के साथ थे। मिन्हल राना की गोद में सर रख के लेटी हुई थी और राहिम का सर इनके कंधे पर था। दोनों यहाँ पर गुजरे दिनों के बारे में बता रहे थे। उस्मान साहब भी बैठे इन्हें सुन रहे थे। बच्चों, हम तुमसे आज कुछ मांगे तो दोगी? उस्मान साहब ने मिन्हल को अपने रूबरू बिठा कर पूछा। बाबा, आप हुक्म करें। आपकी बेटी आपके लिए जान भी दे दे। बेटा, जान नहीं चाहिए, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। मामा, मेरी हाँ किस लिए चाहिए? इसने नासमझी से इनकी तरफ देखा और राहिम साहब के इशारे से पूछा कि क्या चल रहा है। इसने भी लाइल्मी में कंधे उचका दिए। बेटा,
तुम्हें पता है ना, आज यूशा बेटे का निकाह है। जी बाबा, मालूम है, मगर किससे है ये बात नहीं पता। मैंने और राहिम ने बहुत कोशिश की जानने की, मगर पहली बार आपके बच्चों को किसी काम में नाकामी का सामना करना पड़ा। अंदाज ऐसा था जैसे इन्हें बड़ी नाकामी मिली हो। राना ने उस्मान की तरफ देखा और गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की, जिसमें बेबसी और मलाल था। इनके बोलने वाले जुमले ने कुछ लम्हों के लिए मिनल की कुव्वते गोयाई छीन ली। वो फटी हुई आंखों से इनकी तरफ देख रही थी, जिनमें नमी के साथ गहरा मलाल, बेयकीनी और ताज्जुब था। मॉम डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जुमला बोलने में इसे दिक्कत का सामना करना पड़ा। गले में ठहरा आंसुओं का गोला इसे बोलने से रोक रहा था। आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। बेटा, प्लीज इस तरह मत करो। राना ने इसे अपने बाहों के हिसार में लिया। मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ? मॉम प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं करना निकाह। प्लीज मुझे समझे, मेरा ख्वाब, मेरे करियर। नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, आपका मुस्तकबिल रोशन है। आप अपने ख्वाब यहाँ रहकर पूरे करें। यहाँ के लोगों को तुम्हारी अमेरिका से ज्यादा जरूरत है। तुम लोगों की मसिहाई करना चाहती हो तो यहाँ के लोग सही मायनों के हकदार हैं। तुम इस छोटे से क्लिनिक को अस्पताल में बदलने का अज़्म करना चाहिए था, ताकि अमेरिका जाने का आप भी मुझे मजबूर नहीं करेंगे। वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। ये आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, वो गुलूगैर लहजे में बोल रही थी। बेटा, आपकी मॉम बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। आपको सोचना चाहिए। राहिम ने भी गौर करने को कहा। दरवाजे पर खड़ा युशा, जो इन्हें बुलाने आया था, इसने सिर्फ मिनहल का रोते हुए इनकार सुना। इसके इनकार पर इसने जब से मुठ्ठियां भींच ली। सुर्ख चेहरे के साथ वो आगाजान के पास गया। क्यों आगाजान? इसमें आपकी लाइल्मी कहूँ या आपकी कम अक्ली? आपकी लाडली नवासी आज इस निकाह से इनकारी है, मगर बकौल आपकी इसकी हाँ के बाद ही आप सबने मुझे निकाह के लिए कन्वेंस किया कि मुझसे बेहतर इसका मुहाफिज कोई नहीं बन सकता। बेटा, हम माजरत खा हैं। आपकी फूफो ने कहा था कि इसकी हाँ का मसला नहीं है, इसीलिए हमने आपसे ऐसा कहा। आगा जान ने नजरें चुरा ली थी। आगा जान, मैं भी आपसे माजरत खा हूँ। मैं किसी की जिंदगी में अनचाहा मर्द बनकर हरगिज शामिल नहीं हो सकता। आप देख लें, आपने इसको किस तरह हैंडल करना है। वो नाराजी भरे लहजे में बोला और वहां से चला गया। सियाम, जो अभी हवेली लौट रहा था, युषा के तनावज़दा चेहरे को देखकर बोला, लाला, अभी से ये हालत है तो निकाह के बाद क्या बनेगा आपका? अंदाज शरीर था। वैसे निकाह है किससे? किस बेचारी की किस्मत फूटी है, इतने बोर बंदर की बदकूहा बनेगी? इसकी संजीदगी से अटे चेहरे को देखकर छेड़ा था। कोई निकाह नहीं हो रहा है, समझ गए तुम? युषा के इस तरह कहने पर सियाम झटके से खड़ा हुआ। लाला, मजाक ना करें। इतनी तैयारियां और जिनको बुलाया था सब आ गए हैं। यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि कोई निकाह नहीं होगा? तुमको पता है मेरा निकाह किससे हो रहा है? नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। सियाम जानने के लिए बेताब हुआ था। युषा के नाम लेने से पहले ही बीजान की एंट्री हुई थी। बच्चों, तुम दोनों यहाँ बातें बना रहे हो, तैयार क्यों नहीं हुए? बीजान, लाले तो कुछ और ही कह रहे हैं। सियाम बेटा, तुम जाओ, तैयार हो, इसे मैं देख लेती हूँ। मिजान ने युशा को एतराजात को सुने बिना इसे तैयार होकर बाहर आने का हुक्म दिया। बिनल को ना जाने क्या कहा गया, जो वो निकाह के लिए तैयार हो गई। मरदान खाने में निकाह पढ़वाया गया। मौलवी मौलवी बिनते उस्मान के कहने पर सियाम की रग रग में तकलीफ सरायत कर गई। जब्त के मारे इसके जबड़ों की रगें तन गई। इर्द गिर्द का होश बुलाए वो नम आंखों से यकटक युषा को देख रहा था। जहन में सब कटमट होने लगा। बसारत धुंधाने लगी। तभी आगे बढ़कर युषा ने इसे गले लगाया और सरगोशी की। लग गया ना तुझे भी शौक? मेरी भी यही हालत हुई थी जब मुझे इस रिश्ते की बाबत बताया गया। इसे यूं साकत खड़े देखकर इसने यही अंदाजा लगाया था। अपने करलाते दिल को नजरअंदाज करते हुए इसने कुछ देर की कैफियत पर काबू पाते हुए मुबारकबाद दी, मगर कोशिश के बावजूद लब मुस्कुराहट में ना ढल सके। वो वहां से निकलकर अपने कमरे में चला गया। इसे अपने कमरे में जाता देखकर
اس کی ماں بھی اس کے پیچھے آئی۔ سیام، میرے بچے، اسے یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ کیوں مورے کیوں؟ انہیں آپ انہیں اپنے پاس نیچے بٹھاتے ہوئے اس نے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھا۔ بیٹا، میں نے کوشش کی مگر آغا جان پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے تمہارے لیے زی کو چنا ہوا ہے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ بڑوں کے فیصلے میں مداخلت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسے چاہے اولاد مر جائے۔ سیام بے بسی کی انتہا پر تھا۔ بیٹا پلیز اس طرح نہ کرو، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو بچی مشکل میں آ جائے گی۔ اسے مشکل سے دو چار کروں تو مر نہ جاؤں۔ میرے بچے، خدا را، بار بار مرنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ ماں تھی، بیٹے کی اس خستہ حالی پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ تسلی کے سوا کچھ دے بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت بھی آنکھوں سے اس کی حالت بھی آنکھوں سے آنسو متوارن بہنے لگے تھے۔ مورے، آپ بے فکر رہیں، میری وجہ سے کسی کی عزت پر حرف آئے، یہ آپ کی بیٹی کی تربیت نہیں ہے۔ سیام انہیں بازوؤں کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کے آنسو ماں کے آنچل میں جذب ہو کر اپنا بھرم رکھ رہے تھے۔ نکاح کی تقریب خیر و عافیت سے گزر گئی۔ دونوں طرف امن و امان رہا۔ یوشا کو منہل کی طرف سے خدشہ تھا کیونکہ وہ آخری وقت میں اس سے نکاح سے انکاری تھی، مگر وہ تو ایسے تھی جیسے اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ اب وہ اپنی حرکتوں سے یوشا کو ضد کیے رکھتی۔ اگر وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو معصومیت سے کہہ دیا کرتی، امریکہ میں تو ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ سیام جو ہر وقت اس کے ساتھ چہکتا رہتا تھا، اب دوری اختیار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اب وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ سب کچھ اپنے ماحول معمول کی طرف ہی چل رہا تھا۔ آج گھر میں لڑکیوں کا راج تھا۔ عورتیں کہیں گئی ہوئی تھیں اور بی جان اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، تو بوریت دور کرنے کے لیے سب لڑکیوں نے تفصیلی صفائی کا بیڑا اٹھایا۔ صفائی سے فارغ ہونے کے بعد سارا کچرا پھینکنے کی ذمہ داری منل نے اٹھائی۔ لڑکیاں اس کے ذہن میں چل رہی خرافات سے قطعی انجان خوشی سے اسے ذمہ داری سونپی۔ کچھ دیر بعد یوشا کی تیز آواز پر سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اف! نکاح کے بعد یوشا اور منہل کی کارستانیاں! تمہیں اس گھر کا کچرا پھینکنے کے لیے میری کروڑوں روپے کی کار ہی ملی تھی؟ وہ اس امریکن پلٹ لڑکی کی حرکتیں دیکھ بس بے ہوش ہونے والا تھا۔ نالا تو اور کس میں پھینکتی کچرا؟ وہاں امریکہ میں تو ہم زیادہ کچرا یوں ہی اپنی گاڑی میں پھینک کر آتے تھے۔ وہ معصومیت سے بولی تو وہ گوشت کھاتے کھاتے بچا تھا۔ تمہارے امریکہ کی ایسی کی تیسی! وہ زچ ہو کر بولا تھا۔ پہلی بات مدام، کتنی بار سمجھانا پڑے گا؟ یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے، پاکستان۔ لفظ پاکستان پر زور دے کر باور کرایا گیا تھا۔ دوسری بات، لالا نہیں ہوں تمہارا، ابھی 4 روز قبل ہی تو ہمارا نکاح ہوا ہے۔ بے وقوف لڑکی! وہ چلانا نہیں چاہتا تھا۔ نہ پہلے نام لیتی تھی تو کہتے تھے سب لالا کہو، اب لالا کہوں تو بھی مسئلہ۔ بات رہی نکاح کی، تو ذرا سے نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ رٹے رٹائے جملے بول رہی تھی جبھی وہ اسے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے روم میں لایا تھا اور سیدھا بیڈ پر دھکیلا تھا۔ نکاح کا مطلب میں تمہارا شوہر ہوں، اس کے معنی سمجھ آتے ہیں؟ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لاتا، وہ انگلش میں باور کراتا، اسے سرخ کر گیا تھا۔ اسے ابھی بھی اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی اور اس کے کزنز پیچھے ہوئے ابھی آفیشل وائف نہیں، لڑکڑاتے لہجے میں کہتی بولتی کہ وہ اس کی بولتی بند کرا گیا، ساتھ ہی 1 ہفتے میں رخصتی کا الٹیمیٹ سنایا۔ وہ اس کے آئے روز کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا، اب اس کا ارادہ رخصتی کے بعد اس کے خرافاتی دماغ کو درست کرنے کا تھا۔ منہل بامشکل جان چھڑوا کر اپنی پلٹون کے پاس بھاگ گئی تو سب اسے کینہ توز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اس نے بھی جواباً پیاری سی مسکراہٹ دے کر خود کا کندھا تھپتھپایا جیسے اپنے کارنامے پر خود کو شاباشی دے رہی ہو۔ دیدا، آپ کیوں ہمارے لالے کو تنگ کرتی ہیں؟ کندہ خفا ہوئی۔ ننھی لڑکی، وہ اس لیے کہ میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ اتنے معصوم انداز میں بولی، سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سب نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شام میں سب ایک ساتھ قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ یوشا نے رخصتی کا شوشہ چھوڑا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ پہلے نکاح بھی نہیں کروا رہے تھے، اب رخصتی؟ مگر بیٹا ہماری بات ہو چکی ہے کہ رخصتی تبھی کریں گے جب منل بیٹی چاہے گی۔
आगा जान ने इसे याद दिलाया था। जी, मेरा पहले यही इरादा था, मगर अब बदल गया है। इसने भी आज रिहाई की आखिर की। सबके चेहरे पर हैरत आई थी, क्योंकि युषा ने इस तरह की तवक्को करना अजीब तरीन था। सब पुरजोश अंदाज में युषा को देख रहे थे, जिसका रुखसती लेने का फैसला हतमी था। इसके अटल फैसले को देखकर राना ने सबको मुतवज्जा किया। आका जान, जब निकाह हो गया है और बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हैं, तो बेहतर नहीं कि रुखसती कर दी जाए। बच्चे, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें बच्चों की रजामंदी शामिल होना जरूरी है। आगा जान, तो मैं दे तो रहा हूँ ना रजामंदी, फिर इतनी सोच विचार किस लिए? बेटा, आपकी रजा काफी नहीं, बच्चे की भी रजामंदी जरूरी है। तो ठीक, आप रुखसती की तैयारी करें। बच्ची को राजी करना मेरे जिम्मे। आज तो युषा ने कसम खाई हुई थी कि घर वालों को शौक पे शौक देना है। सब इसके पुरजोर इसरार पर रजामंद हुए। मौके की मुनासबत से उस्मान ने राहिम के लिए लाला रुख का हाथ मांगा, जिस पर लाला रुख के बड़े होने पर एतराज हुआ, तो राहिम की ख्वाहिश मालूम होने पर वही दम तोड़ गया। सबकी बाहमी रजामंदी और मुशावरत से तय पाया कि राहिम और लाला रुख के निकाह के वक्त युषा को रुखसती दे दी जाएगी, जो 1.5 माह बाद तय पाई थी। राहिम को सबकी रजामंदी का पता चला, तो वो लाला रुख को ढूंढता हुआ किचन में आया। रुख, जो अपने लिए चाय बना रही थी, गला खाड़ने पर मुतवज्जा हुई। राहिम को देखकर चेहरे पे घबराहट का असर आया। इसकी बोलती निगाहें इसे खौफजदा करती थी। इसके रूबरू होने पर जो चमक राहिम की आंखों में आती थी, वो इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी, मगर इसने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो इसके असाब को नागवार गुजरे। रुख जी, मुझे आपसे बात करनी है। वो इससे चंद कदम का फासला रखकर इससे मुखातिब हुआ। मैंने आपसे शादी के बारे में मॉम से बात की है, और मॉम ने आगा जान से, तो नतीजा ये है कि किसी को एतराज नहीं है। उम्मीद है आपकी तरफ से भी इकरार ही होगा। जो बिना इसकी जानिब देखे मज़े से अपनी कारस्तानी सुना रहा था। रुख की तरफ देखा था, मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। रुख की आंखों में बैक वक्त इस्तेजाब, डर और गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। पहली बार रुख की आंखों में एक साथ कई तासुरात देखना दिलचस्प था, मगर आंखों में उतरती नमी सब तासुरात को निकल गई। इसकी नम आंखें राइन की बेचैनी का सबब बनी। प्लीज रुक जी, आप रोए नहीं। मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी ने भी जज नहीं किया। सब जानते हैं ये फकत मेरी ख्वाहिश है। अगर आप ये रिश्ता नहीं करना चाहती तो आपको इनकार का हक है। आप बगैर किसी परवाह किए इनकार कर सकती हैं। इसे खामोशी से आंसू बहाते देखकर वो परेशान हुआ। इस परेशानी में जो इसके मुंह में आया बोल दिया, प्लीज, आप इस तरह रोकर मुझे हर्ट कर रही हैं। आपको ये रिश्ता नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं अभी सबको मना कर देता हूँ। इसके बाहर की जानिब कदम उठाया कि इसके एतराज पर रुकना पड़ा। ओह प्लीज, आप मुझसे बड़ी हैं, ये कोई इशू नहीं है रिश्ता ना करने के लिए। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो मैं खामोशी से आपके रास्ते से हट जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला क्यों किसी को पसंद करूंगी? इसकी बेइख्तियारी वजाहत पर वो खिलकर मुस्कुराया और बोला, यानी मैं अपने लिए आपकी हाँ समझूं। इसने रुख के कान के करीब झुककर सरगोशी की। वो इसकी इस कदर बेतकल्लुफ़ी पर झेप सी गई थी। राहिम भी इसकी सुर्ख़ी लिए चेहरे पर मुस्कुराहट भरी नज़र डालकर वहाँ से चला गया। रुख के चेहरे पर भी बेइख्तियार मुस्कुराहट खिली, जो गवाह थी एक नए आगाज़ की, एक नई मोहब्बत की। मिनन को रुखसती के मुतालबे पर बहुत गुस्सा आया था। वो गुस्से से भरी युषा से दो-दो हाथ करने मर्दान खाने में गई, जहाँ वो अपने लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ़ था। इसके कुछ फासले पर सियाम कहवा पी रहा था। सामने दरवाजे से शलवार कमीज में मलबूस मिनहल अंदर इनकी तरफ आती हुई दिखाई दी थी। शलवार कमीज के साथ पहली बार दुपट्टा ओढ़े मिनहल पर निगाह पड़ी तो दोबारा झुकना ही भूल गई। चेहरे पर गुस्सा सजाए वो सर पर सिरक रहे दुपट्टे को दुरुस्त करती मिनहल वहां मौजूद नफूस को साकत कर गई थी। वो दोनों बिना सांस लिए इसकी तरफ देख रहे थे। इसकी आंखों में उभरती चमक मोहब्बत की गमज़ाज थी, तो दूसरे की निगाहों में छुपी हसरत अधूरी मोहब्बत की देन थी।
محبت بہت ہی پُرأثر جذبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوا کر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور ہر محبت کا انجام ملن ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ محبتیں فقط ادھوری رہنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ختم شد۔